सभी सम्मानित आदरणीय साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्ते। मैं डॉक्टर महेश कुमार वर्मा, एमडी पीडियाट्रिक, आज मेडिकल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो इतना महत्वपूर्ण है कि अगर इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो फील्ड में जा कर के बहुत सारे गंभीर मरीजों के जान बचाने में अपना बहुत बहुत योगदान दे पाएंगे। आप सभी को ज्ञात है कि भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन में नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम बहुत सालों से सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 6 बीमारियां के बचाव हेतु बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। इन 6 बीमारियों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस, काला आजार तथा लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस को शामिल किया गया है। इन बीमारियों की खास बात यह है कि ये बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा फैलती है, क्योंकि ये बीमारियां मुख्यतः मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती हैं। मच्छरों की 3 स्पीसीज मेन होती हैं, जिनमें एनाफ्लीज, क्यूलेक्स और एडीज को शामिल किया गया है। इन बीमारियों में ये भी खास बात है कि इसमें बहुत तेज बुखार होता है तथा यदि समय से इलाज ना किया जाए तो मरीज की जान भी जा सकती है। मेडिकल साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आज हम चर्चा करेंगे, जो एक प्रिवेंटिव मेडिसिन का रूट होता है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब है कि बीमारी को होने ही ना दिया जाए। बीमारी को होने ही ना दिया जाए, इसका मतलब अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज है तो उसमें 3 फैक्टर होते हैं। एक एजेंट होता है, एक होस्ट होता है, एक इन्वायरमेंट होता है। एजेंट का मतलब जो बीमारी फैलाता है, होस्ट का मतलब जिसके अंदर बीमारी होती है, इन्वायरमेंट का मतलब कि उस समय वातावरण का नेचर कैसा है, और साथ में एक ट्रांसमिशन करने का एजेंट भी होता है, जिसमें मुख्यतः मच्छर के बारे में हमने बात की है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन का, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। इसमें जो है कीमोप्रोफाइलेक्सिस का बहुत बड़ा रोल होता है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी जोन में बीमारी एंडेमिक है तो वहाँ कोई जाता है तो अपना कीमोप्रोफाइलेक्सिस कर ले। एपिडेमिक और एंडेमिक को जान लेना कम्युनिकेबल डिजीज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एपिडेमिक का मतलब जहाँ पर कोई बीमारी नहीं थी लेकिन सडनली उसके कई केस पाए गए तो वो एपिडेमिक कहलाता है। एंडेमिक का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर वो कोई बीमारी स्पेसिफिक है और बाकी जगह पर नहीं है तो वो एरिया एंडेमिक कहलाएगा। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन भी आता है। वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इन 6 बीमारियों में जापानीज इंसेफेलाइटिस के लिए वैक्सीनेशन है। अभी चिकनगुनिया के लिए वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है। साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि वाटर बॉर्न डिजीजेस जो मुख्यतः टाइफाइड है, उसके लिए भी वैक्सीनेशन बहुत ही अच्छा रहता है और सबको करा लेना चाहिए। फिर हम आते हैं बीमारियों के दूसरे कॉन्सेप्ट पर, जिसको प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब अगर बीमारी हो गई है तो उसका अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर दिया जाए, जिससे कॉम्प्लिकेशन ना हो पाए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में हम ये चाहेंगे कि मच्छर ना रहे, तो उसके लिए कौन कौन से उपाय हैं। तो सबसे पहला ये उपाय है कि आप जो है अपने बस्ती वाले एरिया में या घर में पानी ना इकट्ठा होने, क्योंकि पानी जो है वो एक ब्रीडिंग साइट होता है मच्छर के लिए। वहाँ उसका लार्वा पनपता है और आगे चल के वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो लार्वा को ही अगर मार दिया जाए लार्विसाइडल का उपयोग करके तो जो है हम निजात पा जाएंगे, मच्छर आगे पनप ही नहीं पाएगा। अगर मच्छर किसी तरह से पनप गया है तो हमें जो है इंसेक्टिसाइडल
का प्रयोग करके एडल्ट मच्छर को ख़त्म कर देना है। साथ ही साथ अगर मच्छर हैं तो हमें पर्सनल प्रोटेक्शन करते रहना अति आवश्यक है, क्योंकि किसी भी होस्ट में अगर बीमारी का एजेंट है तो उसको मच्छर काटेगा। इसके बाद मच्छर के शरीर खून में वो एजेंट पहुंच जाएंगे और दूसरे स्वस्थ मरीज में को जब काटेगा तो उसके द्वारा डिजीज का ट्रांसमिशन हो सकता है। तो उसके लिए पर्सनल प्रोटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट उपाय है। इसमें मच्छरदानी लगाएं, साथ में मॉस्क्यूटो रिपेलेंट क्रीम का इस्तेमाल करें। ये सब प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है। वैक्सीनेशन, कीमोप्रोफाइलेक्सिस और मच्छरों को ख़त्म करना। अब हम आते हैं इन बीमारियों के बेसिक कॉन्सेप्ट पे कि ये कैसे फैलती हैं, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। तो ऐसी बीमारियों का मुख्यतः सिम्टम बुखार के साथ प्रेजेंट करती हैं और धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन के रूप में शरीर के मुख्य अंग जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स सबको इन्वॉल्व कर लेती हैं। सबका इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाए तो मरीज मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला जाता है। ऐसे केस में मरीज की जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम एक एक करके बीमारियों की समरी लेते हैं, फिर हम डेंगू पर विस्तृत चर्चा करते हैं, जो इस समय एपिडेमिक के रूप में विकराल रूप लिया हुआ है और उसमें बहुत सारी जानी जा रही हैं। सबसे पहले बीमारी हम मलेरिया पे चर्चा करते हैं। मलेरिया मॉस्क्यूटो एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज के काटने से फैलता है। इसका कॉजेटिव एजेंट प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोन है, होता है। प्रोटोजोन के 3 स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल हैं: प्लाज्मोडियम बायोवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से जो मलेरिया होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया होता है। उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है और साथ में अगर सही से ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो मरीज की जान जाती है। एंटी मलेरिया दवाओं में क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, आर्टिसोनेट का विशेष रोल होता है। इसमें से प्राइमाक्विन बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है, क्योंकि यह अगर फैल्सीफेरम का मलेरिया है तो उसमें 1 डोज और वाइवेक्स का मलेरिया या मलेरी का मलेरिया है तो उसमें 14 दिन तक इसका ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे कि बीमारी का रिलैप्स ना होने पाए। नहीं तो बीमारी का रिलैप्स हो जाता है, माने बीमारी दोबारा से आ जाती है। इसके बाद जो है अगर अनट्रीटेड मलेरिया रहे तो अंत में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे। लिवर, स्प्लीन सब पाल्पेबल हो जाएंगे, सीवियर एनीमिया हो जाएगी, मरीज की डेथ भी हो सकती है। इसके बाद दूसरी बीमारी पर हम आते हैं, चिकनगुनिया, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें बुखार के साथ लाल चकत्ते शरीर में आ जाते हैं और जोड़ इन्वॉल्व हो जाते हैं हड्डियों के। जोड़ इन्वॉल्वमेंट का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। इसमें पॉलीआर्थराइटिस होती है और एक जोड़ से दूसरे जोड़ इन्वॉल्व होते रहते हैं। इस पॉलीआर्थराइटिस को माइग्रेटिंग पॉलीआर्थराइटिस कहते हैं। ये क्रोनिक स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। एक्यूट के बाद क्रोनिक, इसका मतलब जोड़ बहुत दिनों तक इन्वॉल्व रहेंगे। साथ साथ ये जो है चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी। इसके ट्रीटमेंट में एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ये चिकनगुनिया का डिफरेंशिएशन डेंगू से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डेंगू में फीचर चिकनगुनिया के सारे होते हैं। साथ साथ डेंगू में हीमोरेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। काला आजार एक ऐसी बीमारी है जो लीशमैनिया के द्वारा फैलाई जाती है। लीशमैनिया कॉजेटिव एजेंट है, उसका ट्रांसमिटिंग एजेंट जो है वो सैंड फ्लाई। ये बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में एंडेमिक होता है। इस बीमारी की खास बात यह है कि अगर
2 साल तक इसका ढंग से इलाज ना किया जाए तो मरीज की जान 100% केस में जा सकती है। साथ ही साथ जापानीज इंसेफेलाइटिस जो एक बहुत खतरनाक बीमारी है, गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा लगातार प्रयास किया गया, जिसके फलस्वरूप ये परिणाम है कि केसेस बहुत सारे कम हुए हैं। जापानीज इंसेफेलाइटिस एक वायरस के द्वारा होता है और ये क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा फैलाया जाता है। इसमें पिग जो होता है वो एम्पलीफायर होस्ट होता है और बगुले का भी रोल होता है। इस बीमारी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके वजह से मरीज का सेंसोरियम अल्टर्ड हो जाता है और झटके आने लगते हैं। ऐसे केसों को तुरंत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को नोट करा देना चाहिए, डायग्नोसिस का वेट नहीं करना चाहिए। सिम्टम्स के आधार पर उनको नोट कराएं, जिससे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी एक्शन में आकर उस डिजीज को नोटिफाई कर दे और आगे का मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी बहुत अच्छे तरीके से करेगी। जापानीज इंसेफेलाइटिस का सबसे कारगर उपाय है वैक्सीनेशन करा दिया जाए, साथ में मॉस्किटो का कंट्रोल किया जाए, पिग को ना रखा जाए बस्ती के एरिया में। इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको। अगर जापानीज इंसेफेलाइटिस को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो 40% केस में डेथ हो जाती है। मुख्यतः इसमें बहुत सारे बच्चे जो जापानीज इंसेफेलाइटिस से पीड़ित रहते हैं, उनको बहुत सारे बाद में कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, जिससे उनके दिमाग का विकास नहीं हो पाता है। जापानीज इंसेफेलाइटिस को एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की श्रेणी में रखकर तुरंत नोट करा देना चाहिए। ये मैं बार बार आप लोगों को निर्देशित कर रहा हूँ। अगली बीमारी जो है वो हमारी आ रही है डेंगू, जो इस समय बहुत तेजी से फैली हुई है। इसका ट्रेंड साइक्लिकल होता है। इसका मतलब ये बीमारी कभी कभी 1 साल बाद, कभी कभी 2 साल बाद, कभी कभी 3 साल बाद एपिडेमिक का रूप ले लेती है। इस बीमारी में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि जो है अगर 100 मरीज को हुआ है तो उसमें 75 मरीज जो होंगे वो एसिम्प्टोमेटिक, उनको कोई लक्षण नहीं। 100 में से 25 मरीजों को लक्षण रहेगा, जिसमें फीवर आएगा। ऐसे फेज को फेब्राइल फेज कहते हैं। 25 में से जो होंगे मरीज, उसमें से 5 मरीजों को कॉम्प्लिकेशन होगा। इसको कॉम्प्लिकेशन फेज कहते हैं। और कॉम्प्लिकेशन के बाद जो फेज आता है, या तो डेथ हो जाएगी या रिकवरी। अगर प्रॉपर इलाज हुआ है तो रिकवरी होगी, नहीं तो डेथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। डेंगू बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है कि डेंगू में जो हमारी ब्लड वेसल्स जो खून को प्रत्येक सेल तक पहुंचाती है, क्योंकि किसी भी एनिमल का जो बेसिक यूनिट है शरीर का वो सेल होती है। सेल 2 चीज़ों से जिंदा रहती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से सेल तक पहुंचते हैं। ऑक्सीजन ग्लूकोज एटीपी बनाते हैं, एटीपी से सेल जिंदा रहती है। अगर ऑक्सीजन ग्लूकोज ना मिले सेल को तो सेल डेथ हो जाती है। तो जो परमेबिलिटी है ब्लड वेसल्स की वो बढ़ जाती है, जिसके वजह से प्लाज्मा लीकेज हो जाता है। प्लाज्मा लीकेज होने से शरीर के विभिन्न अंगों में सूजन आ जाती है, जिसमें लिवर, हार्ट, किडनी, लंग्स में मोस्ट कॉमनली राइट लोब, और साथ में ब्रेन में भी सूजन आ सकती है। हाथ पैरों में अगर सूजन आ जाएगी तो जनरलाइज एनासार्का का भी रूप ले सकता है। जनरलाइज एनासार्का का प्रेजेंटेशन अगर प्रेगनेंसी के समय दिखे तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि इक्लेम्सिया से इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। इक्लेम्सिया एक ऐसी बीमारी है प्रेगनेंसी में जिसमें हेलप सिंड्रोम हो जाता है। हेलप सिंड्रोम का मतलब हीमोलिसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जो डेंगू में मिलते हैं।
तो डेंगू में प्लाज्मा लीकेज है, साथ में साथ प्लेटलेट कम हो जाते हैं। प्लाज्मा लीकेज की वजह से जो हेमाटोक्रेट होता है, अगर हम सीबीसी कराएं तो उसमें हेमाटोक्रेट 40% होता है नॉर्मल सेल्स, 60% प्लाज्मा होता है। तो 40% हीमेटोक्रेट से अगर प्लाज्मा बाहर लीक कर जाएगा, हीमेटोक्रेट बढ़ जाएगा, हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हीमेटोक्रेट 45% से 50% तक जा सकता है। साथ ही साथ प्लेटलेट कम होने के बहुत सारी थ्योरी दी गई हैं, जिसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो मॉलिक्यूलर मिमिक्री वाली थ्योरी। इसका मतलब जो NS1 एंटीजन हैं वो मॉलिक्यूलर मिमिक्री करके प्लेटलेट काउंट को कम कर देते हैं। दूसरी थ्योरी जो है वो ये है कि प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, प्लेटलेट प्रोडक्शन कम हो जाते हैं। तो ये थ्राम्बोसाइटोपेनिया के इम्पॉर्टेंट कारण है जो डेंगू में होते हैं। थ्राम्बोसाइटोपेनिया के होने से बाद में हीमोलिसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेंगू हेमोरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। हेमरेज होने की वजह से मरीज शाक में चला जाता है। पहले जो शाक होता है वो कंपनसेटेड होता है, इसका मतलब डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है, इसके वजह से पल्स प्रेशर कम हो जाता है। पल्स प्रेशर कम हो जाने से परफ्यूजन प्रेशर कम हो जाता है। परफ्यूजन प्रेशर कम हो जाने से सेल्स को ऑक्सीजन ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है। इरिवर्सिबल ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो डेंगू का मैनेजमेंट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल डायग्नोसिस फेज वाइज, फेब्राइल फेज, कॉम्प्लिकेशन फेज, रिकवरी फेज पे जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन से हमें कंफर्म होगा, जिसमें PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से डेंगू वायरस को आइसोलेट करते हैं, जिसमें 4 स्पीसीज होती 1 to 4। खास बात यह है कि चारों स्पीसीज में अगर एक ही से हुआ है डेंगू तो जनरली कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। अगर मिक्स इन्फेक्शन होता है तो ये कॉम्प्लिकेशन का रूप ले लेता है। साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि डेंगू अगर दोबारा होता है तो उसमें मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं डेंगू अगर दोबारा हो जाता है। डायग्नोसिस के लिए PCR के अलावा NS1 एंटीजन, IgGM डेंगू जो एक्यूट का इंडिकेटर है, IgG डेंगू जो है वो बताएगा कि डेंगू थोड़ा लंबे समय का हुआ है। तो डायग्नोसिस बनाने के बाद जो इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, क्योंकि वायरल इलनेस है इसीलिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सभी बीमारियों के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का तरीका मेडिकल साइंस का एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बीमारी सिंपल है या कॉम्प्लिकेट हो गई। अगर कॉम्प्लिकेट हो गई है और मरीज शाक में आया है, शाक का मतलब उसका BP बहुत कम हो गया है, पल्स नहीं फील हो रही है, मरीज जो है बेहोशी की हालत में आ गया है, तो उसका स्पेसिफिक मैनेजमेंट जो है उसका प्रोटोकॉल सेम है, वो है TABCD। टी का मतलब टेम्परेचर, मरीज का टेम्परेचर सबसे पहले देखना है, अगर कम है तो उसको गर्म करना है। अगर मरीज का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसको फीवर कहते हैं। फीवर के डिफिनीशन के लिए टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होना चाहिए, तब वो फीवर कहलाएगा। इन केसों में कभी कभी फीवर 104 to 105 तक पहुंच जाता है। अगर 6 महीने से 6 या 5 साल के बच्चों में इतना तेजी से बुखार आ जाए तो झटका आने लगता है। ऐसे बुखार को फेब्राइल कन्वर्जन कहते हैं और इसका तुरंत मैनेजमेंट करना अति आवश्यक होता है, जिसमें कोल्ड कंप्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। नॉर्मल पानी से पूरे शरीर को पोंछ देना चाहिए। पैरासीटामॉल अगर मरीज ले सकता है तो मुंह से 10 से 15 मिलीग्राम पर डोज से, और इंजेक्शन से अगर देना हो तो 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के डोज से उसको दिया जाना चाहिए। तुरंत बुखार का निवारण करना चाहिए। टेम्परेचर के बाद एयरवे का मतलब मरीज का एयरवे सही, अगर सक्शन वगैरह है मुंह में तो उसका सक्शन कर लें। अगर मरीज अच्छे से सांस ले रहा है तो उसको जो है लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखें, इसको रिकवरी पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन में रख करके एयरवे सही रहेगा। अगर ब्रीथिंग सही नहीं है तो उसका ब्रीथिंग देखें,
अगर तेज सांस ले रहा है एज के हिसाब से और सैचुरेशन कम आ रहा है तो उसको ऑक्सीजन लगा दें। नेजल प्रोंग से दे रहे हैं तो 3 लीटर के अराउंड उसको ऑक्सीजन दें। अगर मरीज ना सांस ले रहा है ना धड़कन चल रही है तो उसको स्निफिंग पोजीशन में रखेंगे, पीठ के बल लेटाएंगे और उसका सीपीआर करेंगे, कार्डियोपल्मोनरी सक्सेशन करेंगे। इसका मतलब उसका चेस्ट कंप्रेशन करेंगे जो हार्ट का काम करेगा, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन या माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देंगे जो रिस्पायरेशन में मदद करेगा। क्योंकि अगर किसी भी सेल को 5 मिनट से ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो इरिवर्सिबल सेल डेथ में चला जाता है। डेंगू के मैनेजमेंट में ये था, अगर बहुत सेवियर इमरजेंसी के साथ आया है मरीज तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो फ्लूइड थेरेपी का होता है। फ्लूइड थेरेपी में जो सबसे ज़्यादा रोल है वो क्रिस्टलोइड का है। क्रिस्टलोइड का मतलब नॉर्मल सैलाइन और रिंगल लैक्टेट। ये जो है अगर मरीज शाक में आया है मतलब उसका बीपी बहुत कम है, पल्स रेट नहीं फील हो रहा है, 3D पल्स है या बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया है, सांस बहुत तेज ले रहा है, तो ऐसे मरीज में फ्लूइड आरएल 20 ml पर केजी से 30 से 45 मिनट के अंदर उसमें देंगे। फिर उसका हम रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट में ये होगा कि उसकी सांस नॉर्मलाइज होगी और पल्स रेट कम होगा। बच्चों के केस में अगर सांस 5 से कम हो जाती है पर मिनट और पल्स रेट या हार्ट रेट 15 से कम हो जाती है तो हम मानते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर फ्लूइड देने के बाद पल्स रेट बढ़ जाए, सांस बढ़ जाए तो समझ लीजिए कि मरीज को फायदा नहीं हो रहा है फ्लूइड से, वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जा रहा है। तो ऐसे केस में वैसोप्रेशर का उपयोग करेंगे। दूसरा ये ध्यान रखना है कि अगर मरीज नॉर्मलाइज हुआ है तो फ्लूइड का जो रेट होगा अगर शाक में नहीं है तो इनिशियल जो है 10 ml पर केजी से 1 घंटे में फ्लूइड देंगे, फिर रिस्पांस देखेंगे। इसके बाद रिस्पांस सही आया तो 6 ml पर केजी से देंगे। इसके बाद रिस्पांस और सही आया तो 3 ml पर केजी से देंगे पर आवर। लास्टली 1.5 ml पर केजी पर आवर से देते हुए अगर मरीज ओरली एक्सेप्टेबल है मतलब फूड ले रहा है, ड्रिंक ले रहा है, तो पूरा फ्लूइड उसका बंद कर देंगे, सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे रखेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि डेंगू के मरीज में डेंजर साइन जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेंजर साइन अगर है किसी मरीज में तो तत्काल उसका एडमिट करके इलाज करना होगा या हायर सेंटर पर रिफर करना होगा। डेंजर साइन में जो आते हैं वो आते हैं परसिस्टेंट वोमिटिंग, मरीज को बार बार उल्टी हो रहा है, परसिस्टेंट वोमिटिंग, पेन एब्डामिन, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लीवर को पाल्पेट करने पर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा पाल्पेबल हो रहा है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, चाहे मुंह से, चाहे नोज से, चाहे जो है स्टूल के माध्यम से, जिसको मिलेना कहते हैं। ब्लीडिंग होने की वजह से क्या होगा, उसका बीपी गिरता जाएगा, साथ में अगर कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, उसमें होता है वायरल मायोकार्डाइटिस, इसमें टैकीकार्डिया भी हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। इसके वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है मायोकार्डाइटिस की वजह से। सीएनएस इन्वॉल्व हो जाने से, ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट हो जाने से कन्वल्जन्स भी आ सकते हैं। किडनी के इन्वॉल्वमेंट से एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। लीवर के इन्वॉल्वमेंट से हिपेटाइटिस के फीचर मिलेंगे, सीरम बिलिरुबिन बढ़ा मिलेगा, एसजीपीटी बढ़ा मिलेगा। अगर एसजीपीटी 1000 से ज़्यादा आ जा रहा है तो ये डेंजर साइन है। फ्लूइड थेरेपी के साथ साथ हमें देखना है अगर प्लेटलेट 10,000 से कम आ गई तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना है उसको। अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो हमें जुडिशियली प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन करा देना, जिससे अगर ब्लीडिंग होते होते मरीज सेवियर एनीमिया में चला गया है तो हमें फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। इससे क्या होगा कि मरीज को प्लाज्मा, साथ ही साथ प्लेटलेट, साथ ही साथ आरबीसी तीनों मिल जाएगा, जिसका रेट 10 से 20 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से रखेंगे। जुडिशियस ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। कॉम्प्लिकेशन अगर आपको लगे कि बहुत सेवियर वाले हो गए हैं, मेजर आर्गन इन्वॉल्व हो गए हैं, ब्रेन, लंग्स,
लीवर, तो उसको जो है आपको अर्जेंट हायर सेंटर पे रिफ़र कर देना है। हम कैसे जानें कि मरीज की रिकवरी हो रही है डेंगू के पेशेंट्स की? तो हमें देखना है कि अगर प्लेटलेट काउंट परसिस्टेंटली राइज कर रही है, 24 घंटे से बुखार नहीं आ रहा है, मरीज की उल्टी कम हो गई है, अच्छे से जो है ओरल फीड ले ले रहा है, साथ में साथ उसका हिमेटोक्रेट जो राइज हो गया था वो नॉर्मलाइज हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 50% हो गया था तो वो 40% तक आ रहा है। ऐसे केस में हम मानेंगे कि डेंगू का मरीज रिकवर हो रहा है और हम उसे वॉच और मॉनिटरिंग करते हुए हम उसको जो है डिस्चार्ज करेंगे प्रॉपर एडवाइस के साथ में कि कोई भी जो है कॉम्प्लिकेशन होगा तो तुरंत आ जाता है। ये भी ध्यान देना है कि डेंगू का जो फेब्राइल फेज है, इसके बाद मरीज एकदम अच्छा फील करने लगता है, उसे लगता है हम ठीक हो गए, लेकिन 48 घंटे के इर्द गिर्द उसमें प्लाज्मा लीकेज होने के कारण कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में चला जाता है। तो इसलिए वॉच करना है, मॉनिटरिंग में उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, उसका जो है प्लेटलेट की मॉनिटरिंग, उसकी हिमेटोक्रेट की मॉनिटरिंग, उसकी टेम्परेचर की मॉनिटरिंग अति आवश्यक हो जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने डेंगू पर विस्तृत चर्चा किया। अब हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इस वीडियो को बार बार देख करके जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर कंसंट्रेट हो करके फील्ड में इसका उपयोग करके गंभीर मरीजों के इलाज में अपना जो है योगदान दें। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखा और सुना, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। पुनः मेरी तरफ से आप सभी को नमस्ते, प्रणाम।